हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छे हो? तो चलिए दोस्तों, फॉर फाइनल स्टूडेंट्स मैं लेके आ रहा हूं अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल फॉर May 26 और अगर आप सीएमए कर रहे हो तो June 26 एग्जाम के लिए। अब आपका सवाल होगा कि सर इस बार कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स है क्या? अगर आपने मैंने जो जनवरी 26 एग्जाम के अमेंडमेंट्स देख ली होगी तो कुछ भी ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, गिनकर 10-12 पेजेस है। पर मेरी मेरी अमेंडमेंट की नोट्स 20-22 पेजेस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने हर अमेंडमेंट पे प्रॉब्लम लिया हुआ है जो एग्जाम में आपको आ सकता है। अगर तो प्रॉब्लम लेगा तो ओके पेजेस तो बढ़ेंगे ना, लेकिन अगर सिर्फ अमेंडमेंट कंसीडर करूं तो 10 से 12 पेजेस के अमेंडमेंट्स है। लेकिन अब आपके बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं एंटरटेन करना चाहूंगा, ये वीडियो के पहले 10 मिनट देख लेना, फिर अमेंडमेंट्स आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। और आपको अगर समझ में आई चीजें तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर दे देना अमेंडमेंट्स देखने के बाद आपको इस बार जो मैंने बहुत अच्छे से अमेंडमेंट बनाया और सारी अमेंडमेंट्स की केस स्टडी दी है, ओके, वो अगर समझ में आ जाए तो अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूंगा। यहां 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो अमेंडमेंट्स देख रहे होंगे। एक, जिन्होंने मेरा जुलाई 25 का बैच किया है, जो हमने कंप्लीट किया फॉर May 26, ओके, September 26 एग्जामिनेशन। एक वो स्टूडेंट जो रिजल्ट के बाद ये अमेंडमेंट देख रहा है और वो अपने रिजल्ट में अनफॉर्चुनेट रहा। और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 25 के पहले बैच लिया है, जुलाई 25 के पहले बैच लिया है, जो मैंने जुलाई 24 में रिकॉर्ड किया था। ओके, तो ये उनके लिए अमेंडमेंट्स को किस तरह से मैनेज करना है मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि अगर आपने Jan 26 एग्जाम दी है और कोई रीजन की वजह से आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आया है, तो आपको तो ये अमेंडमेंट्स करनी है। तो लास्ट टाइम की तो अमेंडमेंट्स आपने की हुई है और ये अमेंडमेंट्स भी आपको करनी है। अमेंडमेंट बहुत कम है, टेंशन मत लेने का अमेंडमेंट्स का। तो अब आपका तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिन्होंने मेरा जुलाई 25 बैच किया है। अब ये स्टूडेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, अभी उन्होंने लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिया हो गया या अभी कंप्लीट किया हो गया। सर आपने तो रेगुलर बैच में पूरा फाइनेंस एक्ट 2025 कवर कर लिया और 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट मैंने लास्ट सेशन जब लिया था उसमें भी कवर कर लिया, तो क्या हम ये देखें क्या सर? मैं कहूंगा इफ पॉसिबल यस, बिल्कुल देखो। इफ पॉसिबल तो ये अमेंडमेंट्स आप देखो भाई साहब। ओके, ये अमेंडमेंट प्लीज देखो। सर क्यों? ये अमेंडमेंट्स हमने क्यों देखनी चाहिए बताता हूं। इसके 5 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला, कंसोलिडेटेड क्लैरिटी। अब देखो मैंने क्या किया, अमेंडमेंट्स पढ़ाते वक्त जो है आपको ये चैप्टर में अमेंडमेंट्स, वो चैप्टर में अमेंडमेंट्स, वो चैप्टर में अमेंडमेंट्स, अपील में, रिफंड में, अलग अलग जगह पढ़ाए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, अब कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती है कि जैसे एग्जांपल डिमांड और अपील में मॉनेटरी लिमिट, जब वो सर्कुलर आया तो वो प्रोसीजर है, मुझे लगा कि यार ये ओके कंसीडर नहीं होगी, पर बाद में अभी स्टैट्यूटरी अपडेट्स आया, ओके, और उसमें वो कंसीडर होगी। एक ही ऐसी अमेंडमेंट है कि स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दी है, तो अब मुझे वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही अमेंडमेंट थी। तो मैं आपको कहूंगा कि सारे अलग अलग चैप्टर्स की जो अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स मैंने प्रॉपरली चैप्टर वाइज कंसोलिडेट करके दे दिया है। तो आप जो स्कैटर्ड अलग अलग जगह पढ़े, हो सकता है डीफोकस हो गया, हो सकता है याद नहीं होगा, या हो सकता है एग्जाम में आया तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन अब सब एक जगह आ गई है तो आपकी क्लैरिटी और फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, और जो एक दो बातें स्टैट्यूटरी अपडेट्स में आई है प्रोसीजर से रिलेटेड, वो भी कवर हो जाएगी। तो एक ही आई है, ओके, वो है डिमांड वाला मॉनेटरी लिमिट, बाकी तो हमने सब कवर कर लिया है। दूसरा, इसका रिलेवेंस क्या है, इस बार का पेपर देखो, लास्ट टाइम का पेपर देखो, अमेंडमेंट्स के इतने छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए हैं, अगर उसका हम मार्क्स काउंटिंग करें तो 15 मार्क्स के आसपास है। तो ऐसे केस में ओके, ये अमेंडमेंट्स एग्जाम में पूछी जाती है और आप इसके ऊपर फोकस होना जरूरी है। तीसरा, डीपर अंडरस्टैंडिंग। डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या बताया मैंने, ये अमेंडमेंट नोट्स निकाली तो इसमें हर अमेंडमेंट पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो केस स्टडी भी बनाई और वो केस स्टडी आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके लिए फायदेमंद है। डेफिनेटली अमेंडमेंट्स पे अगर आपकी ग्रिप है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है और कॉम्पिटेटिव एज तो मिलता ही है भाई साहब। आज एक एक मार्क के लिए आपको लड़ना है। ओके, आपको यहाँ पे 39 या 59 पे नहीं रुकना है, आपको तो 60 पार जाना है, तो एक एक मार्क के लिए लड़ना है। तो ये अमेंडमेंट जरूर देखिएगा। हाँ, मैं इसमें आपको ये कहूंगा आपके कंफर्ट के लिए कि भाई थोड़ा स्पीड में देख लो। ओके, जो अमेंडमेंट लेक्चर है थोड़ा स्पीड में देख लो, पर प्लीज ये अमेंडमेंट यहाँ पे देख लेना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अब आपका एक सवाल होगा और वो सवाल क्या है कि सर ये जो है हमने जो आपका जुलाई 25 बैच किया था, एक रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है, तो सर ये बताइए कि क्या हमें कोई नया मटेरियल लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, नया मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्सेप्ट बुक, नो क्वेश्चन, नो चार्ट बुक। इस बार मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बुक दिया ना, पूरा पूरा रिवैम्प किया है
और रिवैम्प करके आपको जो कॉन्सेप्ट बुक 480 पेजेस में पूरा आईडीटी यानी जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ओके, पूरा आईडीटी आपको दिया। दूसरा मैं ओके आपको कह दूं, क्वेश्चनर भी हमारा अप्रोक्सीमेटली उतनी पेजेस में पूरा हो गया आईडीटी का और चार्ट बुक। तो 1 कॉन्सेप्ट बुक, 1 क्वेश्चनर, 1 चार्ट। और ओके आपको पता है आपने बहुत अच्छा सिंप्लीफाइड बनाया पढ़ाते वक्त, ओके आपको भी बहुत मजा आया, आपने भी बहुत तारीफ की है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके इस बार का जो सिंप्लीफाइड बुक आपको दिया है वही बेस लो, क्वेश्चनर भी वही लो, अभी कोई बुक चेंज मत करना, और हमारा चार्ट बुक भी वही कंटिन्यू करो। नाउ जो लास्ट 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आरटीपी है जो आपके क्वेश्चनर में नहीं कवर होंगे, तो मैं दे दूंगा ना आपको। कहाँ मिलेगा? वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, और ऊपर पिन किया हुआ मैसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ओके, बस इतना ही आपको पढ़ना है। मतलब आपको आपके पास का मटेरियल, इतनी जो अमेंडमेंट्स है मुश्किल से 10-12 पेजेस की है, प्रॉब्लम ऐड कर दो तो 20 पेजेस की हो जाती है ये अमेंडमेंट्स। ओके, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने होंगे तो मैं वो ऐड कर दूंगा, बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, दैट्स ऑल। ओके चलो, अब वो स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट ने मेरा अर्ली बैच किया है। ओके, उनका May 26 एग्जाम पहला अटेम्प्ट होगा, और उन्होंने मेरा अर्ली बैच किया था, मतलब 1 साल पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया। जो बैच मैंने जुलाई 24 में रिकॉर्ड किया था वो बैच उन्होंने बाय कर लिया। तब भी मैंने कहा था कि आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। पर अब इन बैच वाले स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? जब मैं जुलाई बैच ले रहा था, जुलाई 24 वाला बैच में जब ले रहा था, तो जुलाई 24 वाला बैच में मैंने 31 अक्टूबर 24 तक की अमेंडमेंट्स कवर की थी, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024 कवर कर लिया था और अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स कर ली थी। पर अब अक्टूबर 24 से अक्टूबर 25 1 साल है, जिसमें फाइनेंस एक्ट 25 आ गया, और उसके बाद में ओके यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आ गए। अब अगर आपने वो बैच लिया होगा तो आपने ओके, अगर मेरा जो इसके पहले वाला अमेंडमेंट कर लिया होगा सितंबर जनवरी वाला, तो ठीक है, फिर तो आप एडिशनल यही करो। लेकिन आपको प्रॉपरली सारा अलाइन चाहिए। ओके, क्योंकि आप ऐसे दो वो भी अमेंडमेंट करो, ये भी अमेंडमेंट करो, कंफ्यूजन हो रहा है और अलाइन नहीं लग रही ये चीजें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं और सेपरेट नोट्स देने वाला हूं। सुनो मेरी बात, मैं सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं और सेपरेट नोट्स देने वाला हूं। तो आपके लिए जो सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड होगा, जिसमें मैं ये अमेंडमेंट्स और यहाँ पे जो आपके बुक में साल भर में अमेंडमेंट्स हुई है अप टू 31 अक्टूबर 25, जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर और फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स हुई है, वो सारी अमेंडमेंट्स मैं अलाइन करके आपको दूंगा। मतलब ये वीडियो और वो बाकी सारी अमेंडमेंट्स इसके साथ ही अलाइन करके दूंगा। मतलब आप उतनी पढ़ लो तो आपको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर आपको 1 वीक रुकना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वो भी आपके हिसाब से अरेंज करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आपका वीडियो भी सेपरेट आएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ओके 4-5 आवर्स का होगा, पर आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी, और वीडियो भी सेपरेट होगा और आपकी नोट्स भी सेपरेट होगी। तो अगर आप 1 वीक रुकने के लिए रेडी हो तो रुक जाओ। ओके, 1 वीक रुकने के लिए रेडी हो तो आप रुक जाइए, ठीक है। ओके, आपको जो है मैं पूरा अलाइन करके दूंगा, तो आपको जो है ओके यहाँ पे इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, जो आपके बुक्स में कवर कर ली वो कवर हो जाएगी। अब देखो, आपको एक और ऑप्शन है कि आपको ये देखना है तो देख लो, और जब मैं वो सेकंड वाला वीडियो स्पेशली आपके लिए अपलोड करूंगा अनलिस्टेड, पब्लिक नहीं करूंगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अनलिस्टेड मेरे टेलीग्राम चैनल में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ट्रैक रखना, ओके, आपके लिए मैं अपडेट कर दूंगा। और सेम वीडियो और नोट्स टेलीग्राम चैनल में पिन किया हुआ वन स्टॉप सोल्यूशन लिंक है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन लिंक में आपको वीडियो भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगी। क्लियर? डन। अब सवाल है कि सर हमें क्या नया मटेरियल परचेस करना है क्या? देखो, मैंने जुलाई 25 बैच में बहुत अच्छा बुक बनाया, 480 पेजेस में पूरा आईडीटी, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कुछ भी मिस नहीं किया, पर बहुत अच्छा लाइन करके दिया, और क्वेश्चनर भी पूरा अपडेट किया। तो मैं आपको कहूंगा सेम सिंप्लीफाइड बुक अवेलेबल फॉर सेल है, तो आप वो बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है, क्वेश्चनर तो कर लेना और चार्ट बुक तो कर लेना। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चनर और चार्ट बुक कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक अगर आपको बाय करना है तो आप डिसीजन ले सकते हो, तो आपको सारा अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास जो कॉन्सेप्ट बुक है प्लस इतनी अमेंडमेंट्स जो मैं आपको अलाइन करके दे रहा हूं, इतना कर लो, दैट्स इनफ। ओके, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए दोस्तों, ओके, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको जो है
ओके, किस तरह से अलाइन करना है। तो मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपको अलाइन करके दे रहा हूँ। अब आपको ये वीडियो देखना हो और एडिशनल बाद में देखना हो तो वैसा कर सकते हो, या आपका पूरा कंप्लीट मैंने 5 साढ़े 5 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है वो देखना है तो आप वो देख सकते हो। थोड़ा 1 वीक आपके लिए रुकना पड़ेगा, और वो अनलिस्टेड लिंक आएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन लिंक जो पिन किया उसमें जाना पड़ेगा और उसमें मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है। तो चलिए, ये जो रिसेंट अमेंडमेंट है, ये जो लेक्चर जो भी स्टूडेंट कर रहा है, तो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स ओके रिस्पेक्टिव चैप्टर में दी हुई है। तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हम चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये कह दूं कि आपने सुना होगा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आ गया, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आ गया। तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ नहीं बेटा, अमेंडमेंट्स प्रोविजन में बहुत कम हुई है, सिर्फ रेट चेंज हुए हैं। और रेट तो हमें लर्न करना नहीं होता है। क्यों रेट हमें लर्न नहीं करना है? क्योंकि मैं आपको कह दूं, और रेट सबको प्रॉब्लम में दी जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चनियर कोई भी हो, सुनो मेरी बात, क्वेश्चनियर कोई भी हो, लास्ट बैच का हो या उसके पहले बैच का क्वेश्चनियर हो, अगर आप ओके यहाँ पे कोई 12% रेट होगा, 5% रेट होगा, ओके, तो आपको कैसे पढ़ना है मैं बता दूं। पहले तो बताओ क्या रेट चेंज हुए। आपको याद होगा तो पहले जो बैंड था ओके जीएसटी का 0%, 5%, 12, 18 और 28, ये जीएसटी के रेट्स है। अब 22 सितंबर के बाद आपके जो नए रेट्स है वो नए रेट्स है 0%, 5%, 18% और 24%, सॉरी, और 40%। ओके, 40% रेट है। मतलब क्या? आपके दो रेट्स, मतलब कौन से दो रेट? 12 और 28 ये ओमिट कर दिए गए हैं। अब 5, 18 और 40 ये रेट आपको एप्लीकेबल रहेंगे। अब दोस्तों, आपको क्वेश्चनर में कुछ नहीं करना है। जहां 28 है वहां हो सकता है 14 से 40% रेट से प्रॉब्लम है या 18% से प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। हाँ भाई, अब ये तो आप मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, फाइनल के स्टूडेंट हो। ओके, रेट जो है वो तो एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो आपको रेट का तो टेंशन नहीं लेना है। आपको बिल्कुल रेट का टेंशन नहीं लेना है। ओके, बस इतना ही कि कहीं आपके इसमें 12% से सॉल्व किया हो या 40% से सॉल्व किया हो तो वो क्वेश्चन 18 या 40% पे आएगा या 5% पे आएगा। ओके, और नया अपडेटेड क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, पर देखो मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। चलिए, ओके, तो अब हमारी अमेंडमेंट्स हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द अमेंडमेंट्स? यस और नो? आर यू रेडी फॉर द अमेंडमेंट्स? ओके, तो अमेंडमेंट जो है मैंने जैसे जैसे टाइम मिला वैसे रिकॉर्ड किया है। सारी अमेंडमेंट्स रेडी है, और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से लेक्चर आएगा, मैं बता चुका हूं। ओके, उनको ये करना है तो करो, बाद में एडिशनल कर लेना, टाइम स्टैम्प दे दूंगा, या फिर पूरा बाद में कर लेना, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा नोट्स के साथ। ओके, तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई है ओके यहाँ पे वो रिसेंट अमेंडमेंट्स मैं कवर करने वाला हूं, और नोट्स उसका मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी अमेंडमेंट्स। हाँ, और आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ओके, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा और आपको टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक लिखते हैं, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। इसमें देखो अभी रिसेंट अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, शेड्यूल 3 में आपको याद होगा तो पैरा 8। ठीक है, पैरा 8 में क्या था? शेड्यूल 3 सम एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज था। उसमें पैरा 8 था जो वेयरहाउस ट्रांजेक्शंस होते हैं या हाईसीसेल ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो वेयरहाउस ट्रांजेक्शन और हाईसीसेल ट्रांजेक्शंस कवर्ड थे। तो आपने क्या पढ़ा था क्लॉज ए में? इनबाउंड सेल, मतलब अगर आपका गुड्स कस्टम्स वेयरहाउस में है और कस्टम्स वेयरहाउस से आपने किसी को सेल किया, तो बिफोर क्लियरेंस अगर सेल करते तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और एक आपने देखा था हाई सी सेल। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे बी और ये ए आपके नोट्स में करेक्टेड होगा जिस बता रहा हूँ। तो क्लॉज ए और क्लॉज बी, ओके, सेकंड हाई सी सेल था। हाई सी सेल अगर आपको याद होगा तो हाई सी सेल मतलब गुड्स इंडिया में क्लियर होने के पहले या हाई सी पे सेल हो जाता है, ट्रांजिट सेल हो जाता है, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये दो क्लॉजेस तो आपको पता थे, लेकिन अब इन्होंने नया क्लॉज ऐड किया और वो क्लॉज ए यहाँ पे ऐड किया है। ओके, और ये क्लॉज ए क्या ऐड किया? देखो मैं तीनों क्लॉज पढ़ता हूं। पहला, सप्लाई वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगर आपका कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में है, वेयरहाउस गुड्स मतलब ओके जो कस्टम एक्ट में वेयरहाउस अनाउंस है और कस्टम वेयरहाउस में होगा और गुड्स सेल हो जाएगा, तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, समझ लो आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और ये जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया ये वेयरहाउस में आपने रखा। आई रिपीट, ये गुड्स आपने वेयरहाउस में रखा और फिर जब गुड्स वेयरहाउस में था, समझ लो यहाँ मिस्टर ए ने इंपोर्ट किया होगा और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया होगा। व्हेन गुड्स वेर इन वेयरहाउस, तो जब भी
यहाँ पे क्लियर करेगा, तो वो तो कस्टम ड्यूटी और एसीडी देगा, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो सेल हुई किसके बीच में, ए और बी के बीच में जो सेल हुई, ओके भाई साहब, ओके ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ये क्लॉज ए हमने पढ़ा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें क्लॉज ए रिसेंटली अमेंड किया है, और क्लॉज ए बाय फाइनेंस एक्ट 2025। अब ये अमेंडमेंट्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये अमेंडमेंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। मैं आपके दो वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा। यहाँ कौन से दो वर्ड, स्पेसिफिक एसईजेड के वेयरहाउस, ओके, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के वेयरहाउस, ओके, या फिर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन के वेयरहाउस। अब बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार समझ लो ये एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये वेयरहाउस है, और आपका गुड्स इस वेयरहाउस में रखा हुआ है। सुनिएगा, आपका गुड्स इस वेयरहाउस में रखा हुआ है। अब एसईजेड से क्या होता है, एसईजेड से एक तो एक्सपोर्ट होता है, ओके, एसईजेड से एक तो एक्सपोर्ट होता है, या फिर डोमेस्टिक क्लियरेंस होता है, डीटी होता है, डोमेस्टिक क्लियरेंस होता है। तो अब समझ लो जब गुड्स वेयरहाउस में था तो उसकी ओनरशिप मिस्टर ए के पास थी, और जब गुड्स वेयरहाउस में ही है तो ए ने मिस्टर बी को वेयरहाउस सेल कर दिया, ए ने मिस्टर बी को वेयरहाउस सेल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ, अभी तक डोमेस्टिक क्लियरेंस नहीं हुआ। हुआ क्या, ए ने बी को सेल कर दिया। अब ए ने बी को सेल कर दिया व्हेन दे वर लाइंग इन द वेयरहाउस, तो ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, तो वो यही कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ता हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। मतलब एसईजेड वेयरहाउस में सेल होती है बिफोर क्लियरेंस, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये वाला अमेंडमेंट रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद में हम बात करें हाईसी सेल, ओके, आईसी सेल की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, ये तो ओल्ड प्रोविजन थी, अमेंडमेंट तो इतनी ही थी। आईसी सेल मतलब इंडिया में क्लियर होने के पहले जब गुड्स ट्रांजिट में था और सेल हुआ, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, वो कहते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में डिफाइंड है वही आपको कंसिडर करना है। ओके, और नीचे एक नोट दी है, no refund shall be made of all such tax which have been collected but which would have not been so collected above amendments have been forced for at all material times। मतलब क्या, अब अगर ये तो ठीक है, हमने अभी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई कहा है, लेकिन ये अमेंडमेंट आने के पहले सुनो, ओके, गवर्नमेंट कितनी चालाक है, ये अमेंडमेंट आने के पहले अगर किसी से टैक्स कलेक्ट कर लिया तो उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा और ये अमेंडमेंट आ गई तो उसको एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब उससे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, पर जिससे कलेक्ट कर लिया ना, ओके, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए, अब मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पे ले लेता हूं। मेसर्स अल्फा ट्रेडर्स इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम जापान, ठीक है। यानी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसा आ सकता है, भाई साहब मैं आपको कह दूं इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए। अल्फा ट्रेडर्स इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम जापान, भाई जापान से ना इसने इंपोर्ट किया। ओके, गुड्स आर स्टोर्ड इन अ कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स है, विदाउट बीइंग क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अभी वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। While the goods are warehouse, Alpha sells them to Beta Limited। जब गुड्स वेयरहाउस में था ना, तो अल्फा ने किसको बेच सेल कर दिया, बीटा प्राइवेट लिमिटेड को सेल कर दिया। Who further sell to Gamma Limited। ओ भाई साहब, गुड्स वेयरहाउस में ही है, अल्फा ने बीटा को दिया, बीटा ने गैमा को दिया। ओके, तो अब ये कोई एसएसजेड का वेयरहाउस है क्या, नहीं, ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस है। ओके, ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस है, तो यहाँ क्लॉज ए लग जाएगा। पैरा 8A के हिसाब से सुनना, पैरा 8A के हिसाब से अगर आपकी वेयरहाउस में सेल होती है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसलिए वेयरहाउस में दो सेल हुई, अरे बोल रहा यार कौन सी दो सेल हुई, वेयरहाउस में एक सेल हुई अल्फा टू बीटा और दूसरा बीटा टू गैमा, और गुड्स वेयरहाउस में ये बिफोर क्लियरेंस, तो अकॉर्डिंगली अल्फा ट्रेडर्स टू बीटा प्राइवेट लिमिटेड ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, और बीटा टू गैमा ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलो भाई, क्लॉज ए पे क्वेश्चन हो गया। अब आगे वो क्या कहते हैं देखो, ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। सेपरेटली एक्सपोर्ट हब लिमिटेड स्टोर्स केमिकल इन फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, एफटीडब्ल्यूजेड में, ओके, वेयरहाउस में उसने यहाँ पे केमिकल रखा था, लोकेटेड इन एसईजेड एंड सेल द गुड्स टू डेल्टा इंडस्ट्री इन अ डोमेस्टिक टेरिफ एरिया बिफोर क्लियरेंस। ओके, तो अब उसने क्लियरेंस के पहले, ये बात मेरी सुन, ओके, डोमेस्टिक क्लियरेंस के पहले उसने सेल कर दिया डेल्टा इंडस्ट्री को, तो ऐसे केस में फ्री यहाँ पे एक्सपोर्ट हब लिमिटेड ने डेल्टा इंडस्ट्री को सेल किया, ओके, और ये एसईजेड के वेयरहाउस में सेल किया,
और ये क्लियरेंस के पहले सेल किया, तो अगर आप एक्सपोर्ट के पहले और क्लियरेंस के पहले सेल करते हो तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। यस, ये नया क्लॉज आ गया और ये नए क्लॉज के हिसाब से प्रोवाइड्स दैट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन SEZ or FTWZ before clearance for export or DTA is neither treated as supply of goods or not treated as supply of services. Then clear. Hence, sale by Export Hub Limited from FTWZ to Delta Industries is not liable to GST, not treated as supply. नाउ ये पहला एडजस्टमेंट हो गया, ये दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। अब तीसरे एडजस्टमेंट पे आओ। फर्दर, इन अनदर ट्रांजेक्शन goods are sold by endorsement of document of title after dispatch from the place outside India पर before clearance for home consumption। मतलब वही है ट्रांजिट, मतलब क्या हुआ कि गुड्स ट्रांजिट में था और उसके डॉक्यूमेंट्स टाइटल ट्रांसफर हो गए और क्लियर इंडिया में आने के पहले उसके डॉक्यूमेंट शिप कर दिए, मतलब हाई सी सेल हुआ। तो अगर 8B के हिसाब से आपका हाई सी सेल होता है, बिफोर क्लियरेंस सेल होता है, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो देखो जितने पॉसिबल पैरामीटर पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है मैंने ले लिया है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आएगा। डन 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 डन। चलिए दोस्तों, ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चन डिस्कशन ऑन दिस रिसेंट अमेंडमेंट। ओके डन। चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ एंड दैट इज RCM, रिवर चार्ज मैकेनिज्म। अब मैं आपको बता दूं रिवर चार्ज मैकेनिज्म में क्या है। रिवर चार्ज मैकेनिज्म में आपको याद है GTA, और GTA को एक फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया था। GTA के केस में दो ऑप्शन है, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर चार्ज, कुछ याद है आपको? तो फॉरवर्ड चार्ज में अगर GTA 12% के लिए ऑप्ट करता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, उसको फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा और ITC में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको पता है सितंबर, ओके सितंबर 22 सितंबर, ओके ये डेट मुझे याद है, 22 सितंबर मेरा बर्थ डेट है। ओके तो 22 सितंबर को GST रिफॉर्म हुआ, नए रेट्स आए, अब 12% का स्लैब ही नहीं है। तो भाई साहब अब GTA को ध्यान से सुनना, GTA को 18% अगर फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो नया रेट कितना कर दिया, 18%। तो चलो अभी चार्ट बुक ओपन करो और वहां पे 18% कर दो और रेगुलर बुक में भी 18% कर दो, यानी इंस्टेड ऑफ 12 आप 18% कर दोगे। डन 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 डन, यस क्लियर, ओके डन 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 डन। उसके बाद में एक रिसेंट अमेंडमेंट जो आई है वो सेक्शन 95 में आई है और 55 ऑफ IGST एक्ट। ओ भाई साहब ये रिसेंट अमेंडमेंट क्या है भाई साहब ना, अभी का जमाना पोर्टर डंजो हर चीज डंजो से होती है। ओके भाई अभी इतना जान पे आ गया ना, उसको पहुंचाना है डंजो कर दे, इसको पहुंचाना है पोर्टर कर दे, या लोकल डिलीवरी वाले इतने एक्टिव हो गए आपको क्या बताओ। ओके यानी वो लोकल डिलीवरी वाले अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं कि हम तुमको लोकल डिलीवरी सर्विस दे देंगे। ओके जिसमें पोर्टर डंजो स्विगी जोमैटो वगैरह ये तो इसी और एक्टिव हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का एकदम ध्यान चलेगा लोकल डिलीवरी सर्विसेज पे, और 95 में ये सर्विस नोटिफाइड हुई। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, 95 है क्या सर बता दो ना, कनेक्ट होना है। तो 95 में ऐसा है कि अगर कोई सप्लायर है और ECO है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ओके जो 95 में नोटिफाइड है और रिसिपिएंट है, ओके और ये सप्लाई आप ECO के थ्रू कर रहे हो और ये ECO, ओके और ये सप्लाई सर्विस का होना चाहिए, इसमें सिर्फ सर्विस नोटिफाइड हो सकती है। अगर सर्विस नोटिफाई होती है और वो सप्लाई ECO के थ्रू होता है तो ऐसे केस में कौन टैक्स पे करेगा मेरे दोस्त? मेरे दोस्त बता। ओके तो यहाँ पे ओके गब्बर सिंह टैक्स ECO पे करेगा और 100% टैक्स पे करेगा। अरे बोलना सही है ना? हाँ बोल सही है। चलिए अब दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि सप्लायर ECO के थ्रू नोटिफाइड सर्विसेज, इसमें कौन कौन सी सर्विस नोटिफाइड थी याद है क्या आपको? आपको याद होगा तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अरे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट ओमनीबस, ओमनीबस में कंपनी होगी तो एक्सेप्ट है, बाकी केस में ECO देगा। दूसरा रेस्टोरेंट वाला सर्विस नोटिफाइड था, यानी फर्स्ट सेकंड रेस्टोरेंट वाला सर्विस नोटिफाइड था। ओके आपको याद होगा तो तीसरा होटल अकोमोडेशन वाला सर्विस ओयो के थ्रू बुक होता है वगैरह। ओके पर और फोर्थ जो था वो हाउस कीपिंग सर्विसेज। लेकिन पहले दो के केस में क्या प्रोविजन थी पता है क्या आपको? पहले दो के केस में मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में जो मोटर व्हीकल मोटर बाइक से जा रहा है, या रेस्टोरेंट सर्विस के केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब जब भी सर्विस ECO के थ्रू सप्लाई होगी ना तो टैक्स कौन देगा मेरे दोस्त पता है क्या तेरे को? जब जब भी सर्विस ECO के थ्रू सप्लाई होगी तो टैक्स देने वाला ECO होगा। डन। और अगर होटल अकोमोडेशन और हाउसकीपिंग सर्विस लेते हैं तो होटल अकोमोडेशन और हाउसकीपिंग सर्विस के केस में जब तक सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक ECO देगा, और सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, ये सुनना मेरे बॉस, सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया तो वो केस में टैक्स कौन देगा? टैक्स वो केस में सप्लायर ही देगा। ठीक है अब इन्होंने उसमें एक ऐड कर दिया भाई। ओके पहली 4 की कमी थी क्या? ओके भाई निर्मला जी आप तो ऐड करते जाओ, ओके और GST का पैसा लेते जाओ। ओके तो यहाँ पे ऐड क्या किया मेरे बात सुन, ऐड किया लोकल डिलीवरी सर्विसेज। अब सुनो क्या कहते हैं, सर्विसेज बाय लोकल डिलीवरी थ्रू ECO, देन ECO इज लायबल टू पे टैक्स। अब देखो समझ लो यहाँ पे जोमैटो ले लो
और जोमेटो भी डंजो जैसा या पोर्टर जैसा काम कर रहा है। उनके ऐप में आपको डिलीवरी सर्विसेज है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज है, मतलब आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, आप लोकल डिलीवरी सर्विस लेते हैं। पर ये खुद जोमेटो करता है क्या? नहीं। बहुत सी लोकल डिलीवरी इंडिविजुअल पर्सन या लोकल डिलीवरी यहाँ पे कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म, ये जो है ये डंजो को सर्विस दे रही है, तो सॉरी ये जोमेटो को सर्विस दे रही है। जोमेटो क्या करता है, लोकल डिलीवरी वाले कौन है, एंड चलो ओके आप जो है हमारे पोर्टल पे आ जाओ, हमारे पोर्टल से हम ईसीओ कौन हुआ, ईसीओ यहाँ पे हुआ जोमेटो, हमारे पोर्टल पे डिलीवरी ऑर्डर आएगी और आप डिलीवरी दो। ओके तो वो बुला रहा है। तो बहुत सारे लोकल डिलीवरी, मे बी इंडिविजुअल हो सकता है, मे बी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, और अपनी सर्विसेज किसके थ्रू दे रहे हैं, ईसीओ के थ्रू दे रहे हैं, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, पोर्टर के थ्रू, डंजो के थ्रू अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, वो ये हाउसकीपिंग जैसा, ओके जैसे अर्बन क्लैब है, अर्बन क्लैब हाउसकीपिंग सर्विसेज, मसाज वाला भी दे रहा है, तो ओके प्लम्बर सर्विस भी है, तो कारपेंट्री सर्विसेज है। तो यहाँ पे भी लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर ईसीओ के थ्रू दी जाए तो गवर्नमेंट कहती है उसका टैक्स कौन देगा, उसका टैक्स ईसीओ देगा मेरे बॉस, ठीक है। ओके उसका टैक्स ईसीओ देगा। चलो ये बात तो समझ गया हम कि उसका टैक्स ईसीओ देगा। उसके बाद में यहाँ पे उसके एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शंस क्या दिए ये समझ लो, ठीक है। तो एक्सेप्शंस है, इफ डिलीवरी पर्सन और सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22(1), वही हाउसकीपिंग जैसा, अगर जो डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है वो लायबल टू रजिस्टर है, आई रिपीट वो लायबल टू रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22(1), देन डिलीवरी पर्सन और सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, फिर वो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, सिमिलर लाइक हाउसकीपिंग एंड एक्सेट्रा। सिंपल था। ओके इसके ऊपर ओके यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, देखो एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन अमेंडमेंट के सब क्वेश्चंस लिए, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। देखो मिस्टर राहुल इज एन इंडिविजुअल डिलीवरी पार्टनर, राहुल है और वो इंडिविजुअल डिलीवरी पार्टनर है, engage in providing local delivery services such as delivery of food, groceries within the city of Indore. He supplies these services through ISIO name speed card. ये भाई वो अपनी सर्विसेज किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है पता है क्या, वो अपनी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, ठीक है। His aggregate turnover is 18 lakhs. Who is liable to pay GST and whether Mr. Rahul is required to obtain registration? सिंपल बात है, जीएसटी कौन देगा, स्पीड कार्ड देगा। ओके और क्या राहुल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, नहीं, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख है, राहुल को रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ये जो राहुल है डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी सर्विस बोलो मेरे साथ, कौन सी सर्विस, डिलीवरी सर्विस। राहुल जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये डिलीवरी सर्विसेज अगर राहुल का टर्नओवर 20 लाख से जाता होता और वो लायबल टू रजिस्टर्ड होता तो फिर क्या राहुल को ही पे करना पड़ता, हाँ राहुल को ही पे करना पड़ता। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। डन 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 डन। चलो बेटा अब ये जो है रिसेंट अमेंडमेंट्स तो हमारी होगी, लेकिन अब जो ऑलरेडी कुछ अमेंडमेंट्स में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ओके वो अमेंडमेंट्स जो है मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, ठीक है। डन। नाउ चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अब इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई है ये मैं आपको बता देता हूं। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई है, एक है जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या अमेंडमेंट हुई, देखो अगर आपको एग्जम्पशन याद होगा तो मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक चार्ट बना के दिया था, आपको याद होगा तो क्या चार्ट बना के दिया था, मैंने कहा था बाय रोड होता है तो, बाय रेल होता है तो, कुछ याद आया क्या आपको, बाय रेल होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हमने कुछ एग्जम्पशंस देखे थे। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में आपको एग्जम्पशंस क्या है, आपको बाय रोड जाता है तो पूरा एग्जम्प्ट है, आई रिपीट बाय रोड जाता है तो पूरा एग्जम्प्ट है। नाउ लेकिन अगर वो जीटीए होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगा, या कुरियर एजेंसी होगा, आई रिपीट जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी होगा, तो ये दोनों टैक्सेबल रहेंगे। और बाय इनलैंड वाटरवेज, आई रिपीट क्या कहा मैंने, बाय इनलैंड वाटरवेज एग्जम्पशन रहेगा। ये तो वैसा ही है, इसमें कोई अमेंडमेंट तो है नहीं, पहले से था बाय रोड और इनलैंड वाटरवे एग्जाम था और ये एक्सेप्शन में था। अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट हुई कि बाय नोटिफिकेशन एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ, और ये एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, मतलब एग्जम्पशन कहां अप्लीकेबल नहीं होगा, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ईसीओ। अगर कोई खुद ईसीओ है, जैसा मतलब खुद ही उसकी वेबसाइट है और खुद ही लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई ईसीओ जो है खुद ही लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड नहीं माना जाएगा। और जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज डंजो हुआ, पोर्टर हुआ, ओके ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी चीज टैक्सेबल होगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, ईसीओ खुद लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है, तो वो सिचुएशन में जहां तक है उसको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, या लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ईसीओ,
अब इसके लिए तो रिवर्स चार्ज भी देखा हमने। अगर कोई लोकल डिलीवरी वाला ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। पहला ईसीओ खुद दे रहा है, तो ईसीओ खुद दे रहा है तो उसका ही आउटपुट है, उसका आउटपुट है तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा, तो वहां टैक्सेबिलिटी आएगी। दूसरा, लोकल डिलीवरी सर्विसेज ओके थ्रू ईसीओ दे रहा होगा, तो थ्रू ईसीओ दे रहा होगा तो ये सब्जेक्ट टू आरसीएम है, मतलब यहाँ ओके या तो दोनों केस में टैक्स आएगा, यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, दोनों केस में टैक्स आएगा। और सेकंड वाला, अगर कोई लोकल डिलीवरी वाला ईसीओ के थ्रू दे रहा होगा तो वो सब्जेक्ट टू आरसीएम है। सर आप ये क्यों लिख रहे हो सब्जेक्ट टू आरसीएम? ये सब्जेक्ट टू आरसीएम इसलिए लिख रहा हो क्यों, क्योंकि अगर जब तक लोकल डिलीवरी वाला अनरजिस्टर्ड है तब तक ईसीओ देगा, टैक्स तो आएगा पर देने वाला ईसीओ होगा, और जैसे ही लोकल डिलीवरी रजिस्टर्ड लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसका टैक्स कौन देगा, लोकल डिलीवरी वाला देगा। तो ये हमने देख लिया बेटा। नाउ उसके बाद में डेफिनेशन में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट उन्होंने की, और डेफिनेशन में अमेंडमेंट क्या थी कि देखो यहाँ पे ओके जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्सेबल है ओके, और ये एग्जम्पशन जो है बाय रोड वाला, ये लोकल डिलीवरी को एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 3 लोग टैक्सेबल हो गए। अभी सुनना, 3 लोग टैक्सेबल हो गए। कौन से 3 लोग टैक्सेबल हो गए? ओके, जीटीए टैक्सेबल होगा, कुरियर एजेंसी टैक्सेबल होगी, और ये लोकल डिलीवरी बाय ईसीओ या थ्रू ईसीओ ये टैक्सेबल होगा। ओके, ये टैक्सेबल होगा, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा बाकी जो भी रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एक बात मेरी सुनना बेटा, इसके अलावा बाकी जो भी रोड ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं क्या, कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आई रिपीट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस एनी पर्सन हु इज प्रोवाइड टू सर्विस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट। यहां तक तो डेफिनेशन आपने देखी थी, बट डज नॉट इंक्लूड्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली समझ लो। उन्होंने कहा कि जो लोकल डिलीवरी वाली सर्विसेज है बाय ईसीओ और थ्रू ईसीओ, ये टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी, ये तो क्लियर हो गया दिमाग में, टैक्सेबल होगी। फिर क्या इनको जीटीए कहा जाएगा क्या? तो ये भी क्लियर कर दिया कि इनको जीटीए नहीं कहा जाएगा, इनको जीटीए नहीं कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ कि जीटीए भी नहीं कहा जाएगा, मतलब वो सेपरेटली एज अ डिलीवरी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। सर इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? अगर ये लोकल डिलीवरी वाला जीटीए में आ जाता तो फिर वो 2 ऑप्शन मिल जाते, क्या? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज 18%, नया रेट 18% या सेकंड 5%। तो इन शॉर्ट ये लोकल डिलीवरी वाले ओके एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा और जीटीए भी नहीं कहा जाएगा, तो इनकी सर्विस कैसे टैक्सेबल होगी? तो इनकी सर्विस सिंपल एज अ लोकल डिलीवरी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। ओए मेरी बात समझे क्या? समझा होगा तो बोलो यस सर, समझ में आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ a Dunzo and ECO provide local delivery services of food, groceries item and various item. Example, ये Dunzo तो कुछ भी ship कर देता है. Okay, grocery item within the city limits. During the year, it delivered 10,000 orders and collected delivery charges 40 per order, aggregating 4 lakhs. The delivery were made by road using 2 wheelers and no consignment note was issued. मतलब ये GTA भी नहीं है और local delivery service दे रहा है. Dunzo and ECO claim exemption under GST on delivery charges. ट्रीटिंग सर्विस एज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। डंजो उसको एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, कंटेंडिंग दैट इट वाज नीदर अ गुड्स जीटीए नॉर अ कुरियर एजेंसी। क्या डंजो का कहना सही है क्या? इनकरेक्ट है भाई, इनकरेक्ट है, और उसके 4 लाख पे जीएसटी आएगा। ए समझा क्या? समझा होगा तो कमेंट डन डन एक छोटा सा लाइक कर दो और अपनी कमेंट जरूर देना। तो ये रहा रिगार्डिंग टू जहां तक है लोकल डिलीवरी सर्विसेज को ना एग्जम्पशन मिलेगा ना जीटीए कहा जाएगा, और ये केस में सेपरेट आरसीएम है। ओके, सेपरेट आरसीएम है और इनकी सर्विस टैक्सेबल होगी। क्लियर? ओके, थोड़ा एक एनालिसिस बताना चाहता हूं। लोकल डिलीवरी, ये वर्ड को समझना। लोकल डिलीवरी ओके, लोकल डिलीवरी डायरेक्टली ईसीओ खुद देता है, डायरेक्टली ईसीओ खुद देता है तो वो खुद टैक्स पे करेगा, वो तो खुद टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कोई लोकल डिलीवरी वाला ओके सुनो, कोई लोकल डिलीवरी वाला ईसीओ के थ्रू सर्विस देता है, ये मेरी बात सुनना, ईसीओ के थ्रू सर्विस देता है तो फिर यहाँ पे आरसीएम आ सकता है जब तक लोकल डिलीवरी वाला नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है। लेकिन लोकल डिलीवरी वाला लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाए तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है जीएसटी नहीं आएगा। चलो चलिए नीचे एक चार्ट देखते हैं लोकल डिलीवरी का, और ये आपने ड्रॉ करना है अभी मेरे साथ। ओके, आपको नीचे जो स्पेस दिया है ये ड्रॉ करना है और सारे लोकल डिलीवरी के पैरामीटर्स इसमें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो लोकल डिलीवरी सर्विसेज। ओके, लोकल डिलीवरी सर्विसेज। अब ये पहला सवाल, वेदर एग्जम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड सर्विस
अवेलेबल टू दिस लोकल डिलीवरी सर्विसेज? द आंसर इज नो। ओके, वो एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ बाय रोड, ठीक है। तो क्या इनको एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, क्या इसको जीटीए बोला जाएगा क्या? तो नहीं, इसको जीटीए भी नहीं बोला जाएगा, तो जीटीए की जो प्रोविजन है इसको एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड, क्या ये सेपरेट डिलीवरी सर्विसेज बोली जाएगी क्या? तो हाँ, ये सेपरेट डिलीवरी सर्विसेज बोली जाएगी और ये सेपरेट डिलीवरी सर्विस टैक्सेबल रहेगी। इसको कोई एग्जाम्पशन नहीं और इसको जीटीए भी नहीं बोला जाएगा, ये कंप्लीटली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में अब इसमें दो पार्ट समझ लो। पहला क्या कि अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईसीओ खुद प्रोवाइड कर रहा है, अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईसीओ खुद प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर आप सेकंड वाला पार्ट देखते हो तो लोकल डिलीवरी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन थ्रू ईसीओ, अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है, कोई लोकल डिलीवरी वाला सप्लाई कर रहा है, तो अब ये लोकल डिलीवरी को मैंने एलडी को बुलाया, एलडी बोला है तो एलडी नॉट लायबल टू रजिस्टर तो ईसीओ देगा, और एलडी लायबल टू रजिस्टर तो एलडी देगा। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे लोकल डिलीवरी सर्विसेज की भाई साहब इसमें कवर हो गया है। तो चलिए, आपने ये पॉज करना है, नीचे मैंने जगह दी है, ये चार्ट वहां पे फटाफट ड्रॉ कर लेना है। चलो अभी क्या अभी ड्रॉ कर लेना है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। पॉज करके ड्रॉ कर लो, पॉज करके ड्रॉ कर लो। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा यहाँ पे लोकल डिलीवरी सर्विसेज और ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज और ये एग्जाम्पशन में जो रिसेंट छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है वो हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। चलो सॉरी, और एक छोटी अमेंडमेंट है जिसमें 3 एंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। हाँ, इन्होंने 3 एंट्री इंट्रोड्यूस की है। ओके, तो 2 छोटी छोटी और अमेंडमेंट्स है एग्जाम्पशन चैप्टर में जो रिसेंटली हुई है, वो कवर कर लेते हैं। पहले तो एक एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन इन्होंने कवर किया। ओके, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे ना जीएसटी लगता था, और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बहुत सी डिमांड थी, और कि बहुत दिनों से डिमांड थी कि भाई इंडिया में जो है पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या हेल्थ इंश्योरेंस का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, आप उसके ऊपर जीएसटी भी लगा रहे हो प्रीमियम पे, ये तो सही बात नहीं है। तो ऐसे केस में इन्होंने एग्जम्पशन लाया, इन्होंने एग्जम्पशन लाया। पहला देखो, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस दिया, ओके, मतलब लाइफ इंश्योरेंस करवाया, whether the insured is not, where the insured is not a group, मतलब इन सिंपल वर्ड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम चार्ज करेगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन अंडरलाइन करना, जो इंश्योर्ड बंदा है जिसका इंश्योरेंस निकाला जा रहा है वो ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ओके, ग्रुप में नहीं होना चाहिए। अब ग्रुप का मतलब क्या, तो नीचे उन्होंने डेफिनेशन दी है ग्रुप की, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्लैरिफाई भी कर दिया। क्या क्लैरिफाई किया, दिस एग्जम्पशन अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इफ इंश्योर्ड इज इंडिविजुअल और हिज फैमिली। मतलब क्या, एक्चुअली एग्जम्पशन किसको है, ये एग्जम्पशन अगर किसी इंडिविजुअल का इंश्योरेंस निकाला गया या उसके फैमिली का इंश्योरेंस निकाला गया, ओके, मतलब उसकी फैमिली जो होगी, और फैमिली की डेफिनेशन भी इन्होंने यहाँ पे नीचे बताई है कि व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब फैमिली यानी जो उसके साथ कनेक्टेड एरिया है, ओके, वो फैमिली मानी जाएगी। तो ऐसे केस में अगर कोई उसकी फैमिली, और फैमिली वर्ड डिफाइंड नहीं है, तो फादर मदर सिस्टर ब्रदर कोई भी आ सकता है इसके अंदर, तो वो जो है एग्जम्पशन रहेगा। फैमिली शैल नॉट इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज ए फैमिली, सॉरी, फैमिली शैल इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज ए फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ओके, मतलब क्या, मैं जिसको फैमिली बताऊंगा इन द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस लॉ के हिसाब से उसको फैमिली माना जाएगा, ओके, तो वो केस में वो फैमिली में कवर्ड होगा, तो उसका ही एग्जम्पशन है। लेकिन अगर आप ग्रुप का निकालोगे ना, तो ग्रुप का कोई एग्जम्पशन नहीं है। चलिए, उसके बाद में इंडिविजुअल हेल्थ सर्विसेज, भाई सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी इन्होंने बेनिफिट दिया हुआ है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में मैं आपको बता दूं, सेम पैरामीटर पे दिया है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस होगी और वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को दे रहा होगा और इंश्योर्ड ग्रुप में नहीं होगा, तो वो केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। बोलो हाँ, समझ गया, स्वाहा। अब देखो, इसका क्लैरिफिकेशन वही दिया है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल या उसकी फैमिली का होना चाहिए, और फैमिली मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में फैमिली बताई है, और वो कवर होना चाहिए। तो अब इसमें मैं ग्रुप की डेफिनेशन बताता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों केस में इन्होंने ग्रुप को एक्सक्लूड किया है। ओके, दोनों केस में ग्रुप को एक्सक्लूड किया है। तो ग्रुप यानी क्या, थोड़ा ये अच्छे से पढ़ के जाना, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप। ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद अ कॉमनलिटी ऑफ पर्पस और फॉर एंगेजिंग कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, ओके, सुनना, ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, और ये कोई रिलेटिव फैमिली नहीं है, पर कॉमन पर्पस के लिए,
कॉमन पर्पस के लिए ओके एक साथ आया है, या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉमन पर्पस के लिए का साथ आया है, तो कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ट्रेड यूनियन है, ओके एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ओके भाई जेवी है, कॉमनली साथ में आए हैं, तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ओके। या फिर कोई कॉमन पर्पस किटी पार्टी है, कॉमन का ग्रुप बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया, ओके ऐसे आएंगे। या कंपनी है, कंपनी के अंडर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ग्रुप है जो कॉमन कंपनी के लिए काम कर रही है, पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रही है, प्रोप्राइटर के लिए काम कर रही है, तो ये जो कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आया है उसको ग्रुप माना जाएगा। अदर देन अवेयरिंग इंश्योरेंस, ओके मतलब इंश्योरेंस के लिए नहीं, अदर देन इंश्योरेंस के लिए वो कॉमन पर्पस के लिए आया है, एंड इंक्लूड्स, ओके। और इसमें क्या इंक्लूड होगा, तो एम्प्लॉय ग्रुप कवर होगा, जहां बहुत सी बार क्या होगा कि एम्प्लॉय का ग्रुप का इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉय निकाल लेता है, तो एम्प्लॉयर अगर सारे एम्प्लॉय का मिला इंश्योरेंस निकालेगा तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो ग्रुप में आ गया और उसको जीएसटी आएगा, ओके। और कोई नॉन एम्प्लॉयर होगा लेकिन वो ग्रुप होगा, ओके तो नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप होगा, वेयर क्लियरली एविडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर ग्रुप एंड पॉलिसी होल्डर एंड मेंबर ऑफ द ग्रुप। समझ लो एम्प्लॉयर नहीं निकाल रहा है, पर ओके ग्रुप ने मिलकर ओके यहाँ पे इंश्योरेंस निकाला, तो भी वो इंडिविजुअल नहीं ग्रुप का इंश्योरेंस होगा, तो और वो ग्रुप का इंश्योरेंस कोई कॉमन एक्टिविटी के लिए होगा, तो वो सिचुएशन में भी यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन दी है, थोड़ी अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में ये जो दो एंट्री है, कौन सी 36C 36D, ओके तो ये दो एंट्री क्या कहती है देखो, रीइंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस सर्विस स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 36C और D। समझ लो ये जो लाइफ इंश्योरेंस का, सुनो लाइफ इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस होता है, ओके तो वो भी एग्जम्पशन में रहेगा, ओके तो ये तीनों एंट्री नहीं ऐड हुई रिगार्डिंग टू एग्जम्पशन। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर अरुण अ इंडिविजुअल परचेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस लिमिटेड। भाई इंश्योरेंस कंपनी थी XYZ, उससे इंडिविजुअल ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। द टोटल प्रीमियम ओके 1,50,000। अब ये प्रीमियम तो क्या रहेगा भाई साहब, ये प्रीमियम तो एग्जम्प्ट रहेगा। क्यों एग्जम्प्ट रहेगा ये प्रीमियम, ओके क्योंकि 1,50,000 जो है यहाँ पे इंडिविजुअल या उनकी फैमिली के लिए है। सेपरेटली मिस्टर अरुण कंपनी आल्सो प्रोवाइड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग 50 एम्प्लॉइज फॉर विच एम्प्लॉयर पेज अ प्रीमियम ऑफ ₹5 lakhs, ओके। यहाँ पे यस उसके 50 एम्प्लॉइज का वो इंश्योरेंस निकाल रहा है, 5 लाख दे रहा है, ये टैक्सेबल होगा। तो पहले केस में तो जीरो टैक्स आएगा, पर सेकंड केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। डन 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 डन। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एग्जम्पशन जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जम्पशन था जिसमें इन्होंने लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी थी, ओके और लोकल अथॉरिटी में यहाँ पे एक वर्ड लोकल फंड, ओके और म्युनिसिपल फंड, ये दो वर्ड ऐड किए, म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड ये दो वर्ड ऐड किए और वो डिफाइन किया। ये अमेंडमेंट को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके कि भाई लोकल अथॉरिटी जो है म्युनिसिपल कमिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ओके ऑथराइज बाय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू मैनेज म्युनिसिपल फंड या लोकल फंड। मतलब कोई भी कमिटी या कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो गवर्नमेंट ने यहाँ ऑथराइज किया है टू मैनेज म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड, ओके वो भी गवर्नमेंट माना जाएगा। और लोकल फंड और म्युनिसिपल फंड नीचे डिफाइन किया, क्या कहते हैं देखो, मींस एनी फंड कंट्रोल और मैनेज बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज सिविक फंक्शन इन अ पंचायत एरिया एंड वेस्टेड विथ लीगल पावर टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। और म्युनिसिपल फंड मतलब ओके वही म्युनिसिपल फंड मैनेज करने की अथॉरिटी। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई थी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। डन क्लियर। चलिए चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई पे एक अमेंडमेंट जो हुई, जैसे आपको एक सर्कुलर याद होगा जो हमने यहाँ पे सप्लाई टॉपिक में देखा था कि वाउचर जो है, ध्यान से सुनना, वाउचर्स आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि वाउचर्स ये जो है गुड्स या एक्शनेबल क्लेम में आएगा, और गुड्स और एक्शनेबल क्लेम में आएगा, इसलिए इश्यू ऑफ वाउचर पे जीएसटी नहीं आएगा। और इश्यू ऑफ वाउचर ये सप्लाई में कंसीडर नहीं होते। क्यों नहीं कंसीडर होते, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस नहीं है, इसलिए सप्लाई में कंसीडर नहीं होते भाई साहब। ये सर्कुलर हमने देखा। नाउ अकॉर्डिंगली फाइनेंस एक्ट 2025 में आरबीआई के ये क्लैरिफिकेशन को देख के फाइनेंस एक्ट 2025 में उन्होंने सेक्शन 12(4) और सेक्शन 13(4) जो वाउचर्स से रिलेटेड था, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स, दिस टू सेक्शंस आर ओमिटेड। और जब भी भाई कोई चीज ओमिट होती है ना तो उसका मजा ही अलग होता है। तो ये दोनों वाउचर से रिलेटेड आपको पढ़ना नहीं है, आपको वो सर्कुलर फॉलो करना है। और सर्कुलर में कहा गया था कि ये आइदर मनी और एक्शनेबल क्लेम्स, आई रिपीट आइदर मनी और एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। ओके तो चलिए उसके बाद में
इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन देख लो। एबीसी लिमिटेड इशू अ गिफ्ट वाउचर redeemable against goods or services. During the financial year, ABC Limited issued 5,000 gift voucher of face value 1,000 each, aggregating rupees 50 lakhs. Oh, bhai sahab. Out of these, some vouchers are RBI approved prepaid instrument PPI और बैलेंस आर नॉन पीपीआई वाउचर्स। अब देखो हमने सर्कुलर में क्या पढ़ा था कि आरबीआई अप्रूव्ड होगा तो ये मनी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और मनी ट्रांजैक्शन माना जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और नॉन आरबीआई अप्रूव्ड होगा, सुनो मेरी बात, नॉन आरबीआई अप्रूव्ड होगा तो वो केस में ये एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। दिस वाउचर आर सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर हु अर्न कमीशन एट द रेट 5% वैल्यू ऑफ वाउचर सोल्ड। हाँ, कमीशन पे जीएसटी आ सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन पे जीएसटी आ सकता है, लेकिन वाउचर पे नहीं आएगा। Out of total voucher issued, voucher of 40 lakhs are redeemable against supply of goods or services, while voucher of 10 lakhs remains unredeemed even after expiry. Discuss the GST treatment. Okay, discuss the GST treatment. तो अब सिंपल मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन मैं आपको ये कहूँ तो आरबीआई अप्रूव्ड वाउचर जो रहेगा वो मनी माना जाता है, और अदर वाउचर जो है वो यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, इसलिए इट इज केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बाहर रहेगा। अकॉर्डिंगली इशू और सेल ऑफ वाउचर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। पर क्या डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन में कमीशन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा? यस, जीएसटी के ये जो कमीशन है, डिस्ट्रीब्यूटर अर्न कमीशन ऑफ 5% 2,50,000 which constitute a supply of service under GST and liable to GST at the rate applicable. GST payable on underlying goods or services at the time of redemption, ये भी हमने क्लैरिफिकेशन में देखा था। हाँ, जब रिडीम हो गए वाउचर और जो एक्चुअल गुड्स और सर्विस दिया जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी दिया जाएगा। ओके, पर वाउचर जो एक्सपायर हो गए, सुनो, जो वाउचर एक्सपायर हो गए उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, जो रिडीम हो गए उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। और लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि सेक्शन 12(4) सॉरी यहाँ पे एक मिनट, 12(4) एंड 13(4) वाउचर से रिलेटेड, नाउ दिस सेक्शन इज ओमिटेड, और ओमिटेड तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। तो चलो ये सर्कुलर एक बार मैंने आपको फिर से अच्छे से समझा दिया है। ओके, तो इस बार इस वाउचर का जो ओमिशन हुआ है और आरबीआई का जो सर्कुलर है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन 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 डन, यस और नो? चलो वेल, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल 31A में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट यहाँ पे 5%, 18% एंड 40%, ये तीनों स्लैब रेट है। तो सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर आपको याद होगा रूल 31A में, ओके, जो लॉटरी वाला था सप्लाई ऑफ लॉटरी, उसमें व्हाट शुड बी द वैल्यू। तो पहले ओल्ड फॉर्मूला था, जो भी फेस वैल्यू होगी या नोटिफाइड वैल्यू इन ऑफिशियल गैजेट, हायर ऑफ दिस टू, उसमें एक फॉर्मूला ये था कि फेस वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 128, मतलब ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता था। अब इंस्टेड ऑफ 128 आपको 140 लेना है, मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू, द फेस वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 140 या नोटिफाइड ऑफिशियल वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 140। ओके, तो दोनों में से जो हायर होगा वो लॉटरी के लिए वैल्यू लिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट हमने देखी, और यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने 140 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिया है। डन 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 डन। तो इतना छोटा सा अमेंडमेंट जो हुआ है रूल 31A में हुआ है। चलिए, उसके बाद में एक जो सर्कुलर मुझे यहाँ पे लेना है, ये सर्कुलर आपके बुक में कंटिन्यूटी में होगा। ओके, लेकिन मैंने थोड़ा स्प्लिट करके मेरे पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि मुझे अगर कुछ लिखना हो ओके तो आई कैन राइट हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सर्कुलर 251/8/2025, अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर योर एग्जाम, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड पोस्ट सेल डिस्काउंट, आई रिपीट, सेकेंडरी एंड पोस्ट सेल डिस्काउंट अंडर क्या, जीएसटी। अब देखो आगे बढ़ने के पहले, अब तो आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हो, आपको बताइए, देखो क्रेडिट नोट जो है, डोंट राइट एनीथिंग, सिर्फ समझ लो, आपकी क्रेडिट नोट जो है ओके, दो टाइप की होती है अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा तो। एक होती है जीएसटी की क्रेडिट नोट। अब व्हाट इज द जीएसटी की क्रेडिट नोट? तो जीएसटी की क्रेडिट नोट सेक्शन 34 में अगर आप देखते हो, एंड इफ यू फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 34, मतलब क्या, मतलब ये है कि तुमने वैल्यू या टैक्स जो है ओके वो यहाँ पे पहले ज्यादा चार्ज कर दिया, बाद में कम हो गया, या सेल्स रिटर्न है, या डिफेक्टिव क्वांटिटी है, या वॉट एवर इट में भी, सेक्शन 34 के अंडर में आप क्रेडिट नोट दे सकते हो
प्रोवाइडेड दैट रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। B2B होगा तो, B2C होगा तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस नहीं होगा इफ यू प्रोवाइड द क्रेडिट नोट। इन शॉर्ट, ओके, अगर रिसिपिएंट ने क्रेडिट लिया होगा तो उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा। और एक होती है कमर्शियल क्रेडिट नोट। ओके, कमर्शियल क्रेडिट नोट। अब ये कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होती है, और स्पेशली डिस्काउंट के कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीजें समझ लो। जैसे अगर आप सेक्शन 15.3 देखते हो, आपको याद होगा सेक्शन 15.3 डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट 15.3 के हिसाब से अग्रीड होगा वो जो है इनवॉइस से रिलेट हो रहा है और रिसिपिएंट उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर रहा है, तो आप जीएसटी के हिसाब से क्रेडिट नोट दे सकते हो और अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से अपना टैक्स कम कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट टैक्स कम कर सकते हो। लेकिन अब समझ लो मेरा अग्रीड नहीं था, ओके, अग्रीड नहीं था और वो कोई कनेक्टेड टू इनवॉइस भी नहीं है, बस मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो सिचुएशन में अग्रीड नहीं था और मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है ना, जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं दूंगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्रेडिट नोट देनी है, तो वो केस में मैं क्रेडिट नोट दे सकता हूं क्या? हाँ, वो केस में आप क्रेडिट नोट दे सकते हो। और यहां पे समझ लो, वो केस में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स नहीं होगी, रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी जो बुक एडजस्टमेंट्स होगी वो करते बैठो, उसको हम कहते हैं कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। ओके, तो देखो यहाँ पे उससे कुछ रिलेटेड इश्यूज थे जो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किए और ये सर्कुलर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यू ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड पोस्ट सेल डिस्काउंट। पहला क्लैरिफिकेशन देखो, whether the full ITC available to recipient of supply when recipient make a discounted payment to supplier of the goods on account of financial और commercial credit note। अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट को फिनेंशियल क्रेडिट नोट दी होगी, आई रिपीट, फिनेंशियल क्रेडिट नोट दी होगी, तो क्या रिसिपिएंट वो केस में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा या रिसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिलेगा? तो चलिए, नॉर्मली हमने सेक्शन 15.3 में क्या देखा, मैं आपको बता दूं सेक्शन 15.3 में क्या देखा। सेक्शन 15.3 में हमने ये देखा कि अगर सप्लायर है, ध्यान सुनो, अगर सप्लायर है और रिसिपिएंट है, समझ लो आपका सप्लाई हुआ, इनवॉइस वैल्यू है 1 लाख, जीएसटी है 18% एंड अग्रीड डिस्काउंट इफ पेमेंट विद इन 1 मंथ 10%। मतलब आपका डिस्काउंट अग्रीड है और अग्रीड जो है, ओके, वो भाई तुमने अगर पेमेंट कर दिया तो हम डिस्काउंट देंगे, मतलब ऑलरेडी अग्रीड है। ठीक है, उसके बाद में जहां तक है अज्यूम करो पेमेंट 1 मंथ में हो गया और जून में क्रेडिट नोट इशू की गई, क्योंकि पेमेंट हो गया, डिस्काउंट दे दिया, और ओके, जो क्रेडिट नोट की वैल्यू थी 10,000 का डिस्काउंट दिया गया, उसका प्रोपोर्शनेट जीएसटी 1800 आया। तो हम क्या करते थे सेक्शन 15.3 में? सेक्शन 15.3 कहता है कि जो भी जून की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी सप्लायर की, तो सप्लायर की जून की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, उसमें से 1800 रुपीज रिड्यूस कर दिया जाएगा और रिसिपिएंट को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, डन, आपको पता है ना? पता है तो बोलो यस सर। अब देखो क्या हुआ, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ाया क्रेडिट नोट के दो पार्ट हो गए, पहला जीएसटी की क्रेडिट नोट और दूसरा क्या, कमर्शियल क्रेडिट नोट। जीएसटी की क्रेडिट नोट कब बोली जाएगी? जब आप ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल करोगे। कौन सा? अग्रीड, लिंक और आईटीसी रिवर्स। और जीएसटी की क्रेडिट नोट होगी तो आप सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगा और रिसिपिएंट को प्रोपोर्शनल आईटीसी देना पड़ेगा। लेकिन कमर्शियल क्रेडिट नोट होगी, आई रिपीट, कमर्शियल क्रेडिट नोट होगी तो डिस्काउंट नॉट एग्रीड होगा, क्योंकि डिस्काउंट एग्री नहीं होगा तो ही मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट दूंगा। ओके, नॉट रिलेटेड टू इनवॉइस होगा तो ही कमर्शियल क्रेडिट नोट दूंगा। मतलब मैंने ऐसे कोई डिस्काउंट दिया, ओके, जो जीएसटी के हिसाब से नहीं, तो मैं अपनी कमर्शियल क्रेडिट नोट दे सकता हूं। अगर मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट देता हूं तो सप्लायर की लायबिलिटी से टैक्स कम नहीं होगा और रिसिपिएंट को भी आईटीसी रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी बुक एंट्री है, बुक एडजस्टमेंट है, ओके, उसका जीएसटी से लेना देना नहीं। तो सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई किया था? अब देखो, एक 2019 का सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था, ये गलती नहीं है, ओके, ये 2019 का जो क्लैरिफिकेशन था उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन आया दैट सप्लायर में इशू फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट, हाउएवर ही विल नॉट एलिजिबल टू रिड्यूस हिज ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी। ये पहले भी कहा था कि सप्लायर को जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी से कम नहीं करना पड़ेगा, ये पुराना एक सर्कुलर था। लेकिन अब जो है मैं आपको बता दूं, ये सर्कुलर क्या कहता है, since transaction value cannot be reduced through this credit note, the tax charge on the recipient will also not get reduced। अब ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर कहता है कि एक पुराना सर्कुलर में तो हमने बोला था आपको, क्या बोला था कि भाई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से बेनिफिट नहीं मिलेगा सप्लायर को, इवन दो वो क्रेडिट नोट दे रहा है। लेकिन भाई साहब, अभी हम आपको ये कह देते हैं कि उसके वजह से प्राइस तो कम हुई नहीं, ओके, और रिसिपिएंट का भी टैक्स कम हुआ नहीं, सॉरी, सप्लायर का भी नहीं कम हुआ,
और रिसिपिएंट का भी टैक्स रिड्यूस कुछ हुआ नहीं, ऐसे केस में इट इज क्लैरिफाइड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, इट इज क्लैरिफाइड दैट रिसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी आईटीसी attributable to a discount given through financial or commercial credit note issued by the supplier. ओके भाई साहब, ओके यहाँ पे जो है अगर सप्लायर को कोई बेनिफिट नहीं तो रिसिपिएंट भी क्यों यहाँ पे अपना क्रेडिट रिड्यूस करेगा, और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट से उसका कोई भी आईटीसी रिड्यूस नहीं होगा। सिंपल था, ओके सिंपल था, डन 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 डन, यही ना बात। चलिए ओके, अब एक एग्जांपल इसका ले रहा हूं, मैंने नीचे आपको एग्जांपल मिल जाएगा आपको। एबीसी लिमिटेड सप्लाइड गुड्स ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000। लेटर एबीसी लिमिटेड इशू कमर्शियल क्रेडिट नोट, जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं, कमर्शियल क्रेडिट नोट 10,000 टू एक्सवाइजेड ड्यू टू डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अर्ली पेमेंट। तो क्या होगा, ये फाइनेंशियल कमर्शियल नेचर का है, इसलिए ओरिजिनल लायबिलिटी कम नहीं होगी, और एबीसी लिमिटेड cannot reduce his original tax liability and similarly जो बायर है उसको भी आईटीसी रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, इस बार के अमेंडमेंट्स में मैंने हर अमेंडमेंट पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है सो दैट आपको इजी जाए यहाँ पे क्वेश्चन समझने में, और सॉरी कॉन्सेप्ट समझने में थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब उसके नीचे सर्कुलर का ही सेकंड पार्ट, अब सर्कुलर का सेकंड और सर्कुलर का यहाँ पे थर्ड पार्ट, ओके सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब देखो ये दो सेकंड और थर्ड पार्ट समझने के लिए ओके यहाँ पे मैं केस स्टडी पहले लूंगा, जो मैंने प्रॉब्लम ली है, नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ओके वो टेबल मैं पहले लूंगा और बाद में ये समझाने की कोशिश करूंगा। तभी मैं पहले ये रीड कर लेता हूं और फिर हम टेबल पे जाते हैं। देखो, वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, पहली बात तो अंडरलाइन करो, पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उनको डिस्काउंट अलाउ होता है पोस्ट सेल, मतलब सेल होने के बाद। would be treated as a consideration paid by manufacturer, सवाल कुछ अलग ही है, सवाल ध्यान सुनना, would be treated as consideration paid by manufacturer for dealer supply of the same goods to the end customer as a monetary value of inducement, underline the word inducement, to supply of goods manufactured by him to the end customer, manufactured by him to the end customer। ठीक है, तो ये एक सवाल है, सर कुछ नहीं समझा, थोड़ा रुक जाओ और चीज समझ जाएगी। ओके इधर इधर देखो, आगे आगे होता है क्या, उसके बाद में बेटा ओके कुछ चीजें बाद में समझ में आती है, ठीक है। दूसरा थर्ड वाला पॉइंट देखो, वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर, अब बहुत सी बार मैन्युफैक्चरर पोस्ट डिस्काउंट एक्सटेंड कर रहा है टू अ डीलर, कैन बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ द गुड्स। तो दो वर्ड्स पे अंडरलाइन करना, एक है इंड्यूसमेंट, ओके एक है इंड्यूसमेंट और दूसरा है प्रमोशन, दूसरा है प्रमोशन, ओके। और ये जो ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक क्लैरिफिकेशंस दिए, पर ये सबको एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं ऑटो इंडस्ट्री सबको एप्लीकेबल रहेगा। अब देखो नीचे मैंने एक टेबल बनाया है, ओके जब मैं पुराने इसमें एक्साइज पढ़ाता था तब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू था, अब जीएसटी में अभी क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है, यानी ये जब इंडस्ट्री की डिमांड आई तब क्लैरिफाई हुआ है। एक नीचे अच्छा एनालिसिस मैंने करके दिया है आपका, यहाँ पे एनालिसिस ये वर्ड, ओके अलग अलग सिचुएशन में, और ये सारे पुराने एमआरएफ के स्कोडा के सारे केस लॉस है, ओके केस लॉस को समझ लो एंड देन ओके हम यहाँ पे डिस्कशन को ऊपर वाले सर्कुलर को समझेंगे, ठीक है। चलिए ओके, टायर सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, समझ लो एग्जांपल एमआरएफ, और एमआरएफ ने टायर सेल किया, डीलर उनका एक डीलर है, ओके डीलर है, और डीलर को टायर सेल कर दिया, टायर ट्रांजैक्शन हो गया, ओके प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हो गया, ठीक है। पोस्ट सेल इंसेंटिव और डिस्काउंट बेस्ड ऑन डीलर्स परफॉर्मेंस, अब मैन्युफैक्चरर ने उसको इंसेंटिव दिया, डिस्काउंट दिया, ओके और वो बेस्ड ऑन डीलर्स परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट दिया, उसका जो है पहला ट्रांजैक्शन हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। डीलर अंडरटुक द सेल्स प्रमोशन ऑफ गुड्स ओन बाय देम, और डीलर ने आगे क्या किया भाई, इंसेंटिव दे दिया, डीलर ने अपना काम किया, अपना ओके उसको ज्यादा और मोटिवेशन से बिजनेस बढ़ाया। अब क्या हो जाता था, ध्यान से सुनना, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये केस देखा आपने, पहला केस देखा, और पहले केस में आपने देखा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और डीलर का डीलर का ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, और डिस्काउंट अलग से दिया गया, डिस्काउंट अलग से दिया गया, और आगे डीलर कस्टमर को बेच रहा है। पर ये जो डिस्काउंट दिया गया, इंसेंटिव दिया गया, ये डीलर्स या आगे के सेल से कोई लेना देना नहीं, ये ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ओके तो अब यहां पे ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, थोड़ा ट्रांजैक्शन को समझ लो, ठीक है। दूसरा यहां एक ट्रांजैक्शन ये लेता हूं, मैन्युफैक्चरर फिक्स डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस फॉर द एंड कस्टमर, सेकंड वाला देखो,
मैन्युफैक्चरर है, डीलर है और एंड कस्टमर है, एंड कस्टमर है, ठीक है, ये एंड कस्टमर है और ये एंड कस्टमर की प्राइस मैन्युफैक्चरर फिक्स कर रहा है, मैन्युफैक्चरर फिक्स कर रहा है। ओके, तो मतलब ये वाली प्राइस यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से फिक्स किया गया है। डीलर रिक्वायर्ड टू सेल एट सच प्राइस, और डीलर को कंपलसरी है कि ये प्राइस पे ही सेल करना पड़ेगा, ये प्राइस पे ही सेल करना पड़ेगा। एंड डिस्काउंट अमाउंट रिइंबर्स बाय द मैन्युफैक्चरर, और डीलर को कहा गया जो भी आप डिस्काउंट दोगे, जो भी आप डिस्काउंट दोगे, ओके, मैन्युफैक्चरर आपको रिइंबर्स करेगा, मैन्युफैक्चरर आपको रिइंबर्स करेगा, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन और दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले ये डिफरेंस समझ लो क्या है। अगर आपको समझा होगा तो पहले ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस था, मैन्युफैक्चरर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था डीलर की पॉलिसी में, मैन्युफैक्चरर ने मियरली डिस्काउंट या इंसेंटिव दिया जो इंडिपेंडेंट था। ओके, इंडिपेंडेंट एक वर्ड आना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिस्काउंट था। ओके, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से भी कनेक्टेड नहीं था। और दूसरा जो है, ओके, आगे डीलर कैसे बेचेगा कस्टमर को, उससे कोई कनेक्शन नहीं था, वो ओके डिस्काउंट इंडिपेंडेंट था, ठीक है। यहाँ सेकंड केस में जो मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट दे रहा है, ओके, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, जो एंड कस्टमर की प्राइस है, वो एंड कस्टमर की प्राइस मैन्युफैक्चरर फिक्स कर रहा है, डीलर को कह रहा है हम जो कहेंगे वही प्राइस में तूने देना है, और तू जो प्राइस में देगा, कम देगा वगैरह, तो जो भी ओके तुझे डिस्काउंट देना है हम रिम्बर्स कर देंगे। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है और सवाल क्या है। सवाल आप यहाँ पे ये समझ लो, थोड़ा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है, आपको एक कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद होगी, ओके, सप्लाई चैप्टर में, याद है कि नहीं है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कंसिडरेशन में अगर आपने इंड्यूस किया, आई रिपीट, और उसका कंसिडरेशन मिला, मतलब क्या कि आपने सामने वाला जैसा ओके बोलेगा वैसा आपने यहाँ पे बिजनेस को, सेल को बढ़ाने के लिए इंड्यूस किया, तो वो इंड्यूस भी कंसिडरेशन माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, सवाल क्या था, सवाल ये था कि यहाँ पे सवाल देखो, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को ओके डिस्काउंट दिया, मतलब पैसा डीलर को मिला, ओके, बेनिफिट डीलर को मिला, would be treated as consideration paid by manufacturer for dealer supply of same goods to the end customer as a monetary value of inducement। अब ये डिस्काउंट इसलिए दिया गया कि भाई डीलर जो है, डीलर आगे कस्टमर को बेचेगा, इंड्यूस करेगा, और आगे डीलर इंड्यूस करेगा, उसका पैसा मिला डिस्काउंट, तो क्या ये इंड्यूसमेंट का पैसा माना जाएगा, और ये डीलर के हाथ में, आई रिपीट, ये डीलर के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या। सर डीलर के हाथ में क्यों, क्योंकि पैसा डीलर को मिला, एक ख्याल रखना, जीएसटी में जिसको भी पैसा मिलता है ओके, वो ऑलवेज सप्लाई, पैसा डिस्काउंट डीलर को मिला। अच्छा, डीलर को क्यों डिस्काउंट या रिइंबर्समेंट मिला, क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये इंड्यूस करने किसने बोला, मैन्युफैक्चरर ने। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने इंड्यूस करने बोला जिसका डीलर को पैसा मिल रहा है, तो सवाल ये था कि यहाँ पे वो जो है क्या जीएसटी के लायबिलिटी में आएगा, क्या उसको फॉर कंसिडरेशन माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी पे होगा। आई होप आप दो एग्जाम्पल से समझे होंगे। अरे हाँ या ना। तो अब देखो सीबीआईसी ने कहा, क्या कहा, सीबीआईसी ने कहा अगर वो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन होगा और वो पोस्ट सेल डिस्काउंट लिंक विद मैन्युफैक्चरर कस्टमर एग्रीमेंट होगा, यानी एंड कस्टमर एग्रीमेंट होगा। देखो अब इंडिपेंडेंट मतलब पहला वाला एग्जांपल मतलब ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हुआ। एमआरएफ वाला एग्जांपल लो, ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हुआ, पोस्ट सेल इंसेंटिव्स दिए गए, पर उसका डीलर के आगे के ट्रांजैक्शन से कोई कनेक्शन नहीं। तो सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, अगर वो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है, when there is no agreement between manufacturer and the end customer, कोई एग्रीमेंट नहीं है, two separate sales occur, one from manufacturer to dealer and another from dealer to the end customer, दो अलग अलग सेल है, इंडिपेंडेंट सेल है, और उसका मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। Here in contract of sale, the sale get completed on transfer of title of goods to the buyer। मतलब क्या कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्लियर है, और जैसे ही गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा डीलर को, ओके, वही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे रहेगा। इन दिस केस डीलर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, ये केस में डीलर ओनर हो गया गुड्स का, एंड मैन्युफैक्चरर रिटेन नो वेस्टेज ऑफ टाइटल और क्लेम देयरिन। The manufacturer dealer transaction is on principal to principal basis. Discount given in such case merely reduce the sale price of competitive reason। हाँ, तो ये केस में ओके, वो सेपरेट सर्विस नहीं मानी जाएगी, वो इंड्यूसमेंट सेपरेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, इंड्यूसमेंट सेपरेट सप्लाई नहीं माना जाएगा और डीलर के हाथ में जीएसटी आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिंपल डिस्काउंट माना जाएगा,
ओके, और ये सिंपल डिस्काउंट में हमारी क्रेडिट नोट जाएगी, दैट्स ऑल। अब आपका सवाल होगा कि सर ये सिंपल डिस्काउंट माना जा रहा है, ये इंड्यूसमेंट नहीं माना जा रहा है, ये तो समझ गया। अब मैन्युफैक्चरर जो सिंपल डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी क्रेडिट नोट दे रही है, ओके, उसका क्या? अगर वो सेक्शन 15(3) के हिसाब से होगा तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगा, आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा, और सेक्शन 15(3) के हिसाब से नहीं होगा तो जस्ट वो कमर्शियल क्रेडिट नोट रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, therefore it is clarified that such discount cannot be included in a consideration as a monetary value of inducement for further supply of goods। वो inducement का सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ओके, फर्दर सप्लाई मतलब आगे डीलर कस्टमर को बेचे, इंड्यूस करे, उसका बेनिफिट नहीं माना जाएगा और वो जीएसटी में नहीं आएगा, वो जीएसटी में नहीं आएगा। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, देखो, पोस्ट सेल डिस्काउंट लिंक टू मैन्युफैक्चरर और कस्टमर एग्रीमेंट, वेयर मैन्युफैक्चरर हैज एन agreement with the end customer to supply of goods at a discounted price. The manufacturer may issue commercial or financial notes, okay, to the dealer, so dealer can offer an agreed discount to the end customer। मतलब ओके, पहली बात तो मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर का एग्रीमेंट है, दूसरा वो फिक्स प्राइस पे बेचना पड़ेगा और उसका रिइंबर्समेंट ओके जो है मैन्युफैक्चरर डीलर को देगा। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन सच पोस्ट सेल डिस्काउंट कैन बी इंड्यूसमेंट फॉर द डीलर, फिर वो डीलर का इंड्यूसमेंट सर्विस माना जाएगा, इंड्यूसमेंट सर्विस माना जाएगा। ओके, डीलर सप्लाई टू द एंड कस्टमर एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन ओवरऑल कंसिडरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। तो वो केस में डीलर जो है ये इंड्यूसमेंट किया, जिसका उसको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट पे जीएसटी लगाएगा। हाँ, डिस्काउंट पे जीएसटी लगाएगा क्योंकि उसको कंसिडरेशन मिला, ओके, डिस्काउंट के फॉर्म में। तो ये दो एग्जांपल जो मैंने लिए, अगर आप टेबल देखोगे, पहले वाले एग्जांपल में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है। सो डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट प्रमोशन ऑफ ओन गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सर्विस। ओके, वो इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हो नॉट अ इंड्यूसमेंट, नॉट अ इंड्यूसमेंट एंड नो जीएसटी इज पेबल, उसका कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में, ओके, सेकंड वाले केस में ओके सेलिंग प्राइस फिक्स है तो रिइंबर्समेंट इन इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई टू कस्टमर, और डीलर इसका सेपरेट जीएसटी मैन्युफैक्चरर को लगाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का रिइंबर्समेंट मैन्युफैक्चरर से आ रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये इंड्यूसमेंट एक्टिविटी डीलर की मानी जाएगी और डीलर को कंसिडरेशन क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो वो जो डिस्काउंट मिला ओके वो कंसिडरेशन मिला और डीलर जीएसटी का बिल लगाएगा, किसके अगेंस्ट में, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू, यहाँ पे हमने सेकंड सर्कुलर देखा। अगर आपको समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, ओके, लाइक करना और अपनी कमेंट जरूर देना। चलिए, उसके बाद में थर्ड क्या पूछते हैं वो देखो, whether post sale discount extended by manufacturer to a dealer can be treated as consideration in lieu of the activity performed to promote the sale of goods। इसके लिए भी पहले केस स्टडी देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। डीलर कैरिड आउट एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन कैंपेन, भाई डीलर एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन कैंपेन कैरी आउट कर रहा है। एक्टिविटी परफॉर्म एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, सेपरेट रिइंबर्समेंट पेड फॉर सच एक्टिविटी। ओके, और ये भाई मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन पे प्रमोशन किया, जिसके वजह से स्पेशल रिइंबर्समेंट आया मैन्युफैक्चरर की वजह से, ये एक एग्जांपल। दूसरा, डीलर परफॉर्म को ब्रांडिंग, एग्जीबिशन, प्रमोशनल इवेंट, एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर, कंसिडरेशन सेपरेटली मिला, डिस्काउंट फॉर्म में कंसिडरेशन सेपरेटली मिला। तो अब देखो यही सर्कुलर है और ये क्या कहता है देखो, तो कभी कभी मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट इसलिए देता है, वैल्यू कम करके इसलिए देता है, ओके, क्योंकि सॉरी जस्ट अ मिनट, डिस्काउंट कम करके इसलिए देता है क्योंकि भाई तू प्रमोशन कर, तू यहाँ पे को ब्रांडिंग कर, एग्जीबिशन कर, इवेंट कर और उसका बेनिफिट देता है। तो क्या डीलर की ये जो एक्टिविटी है प्रमोशन की, जो अग्रीड है, एग्जीबिशन की, को ब्रांडिंग की, क्या डीलर की ये एक्टिविटी सर्विस मानी जाएगी और उसको जो डिस्काउंट मिला या रिइंबर्समेंट मिला क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? तो अगेन यहाँ ट्रीटमेंट क्या है, पोस्ट सेल डिस्काउंट नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, और कब उसे प्रमोशनल एक्टिविटी का माना जाएगा? When dealer receives such post-sale discount, they may engage in promotional activity to boost sale. However, these activities ultimately enhance the sale of goods that dealers themselves own, thereby increasing their own revenue. The discount merely reduces the sale price of the goods and is not linked to independent service rendered to the manufacturer. हाँ, बहुत सी बार डीलर जो है, ध्यान सुनना, बहुत सी बार डीलर जो है अपनी खुद की प्रमोशनल एक्टिविटी करता है और उसको मोटिवेट करने के लिए, ओके, यहाँ पे डीलर को सुनो, उसको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे डीलर को जो है ईयर एंड डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे दिए जाते हैं, ओके, और ये उसकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ऐसे, ओके, उसने सर्विस मैन्युफैक्चरर को दिया, ये नहीं माना जाएगा
Accordingly, such discount shall not be treated as consideration for any taxable service. लेकिन GST shall be levied. Second देखो, second one, GST shall be levied where dealer undertakes specific sell promotion activity such as advertisement, co-branding, customization, specials, drive, exhibition, customer support, only when these services are expressly agreed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो एक्सप्रेसली एग्रीड होगा, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन पे किया जा रहा होगा और मैन्युफैक्चरर जैसा बोल रहा है वैसा किया जा रहा होगा और उसका रिइंबर्समेंट आ रहा होगा, तो वो ओके जीएसटी चार्जेबल होगा ऑन दैट कंसिडरेशन. मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो. अगर एक्सप्रेसली एग्रीड नहीं होगा, आई रिपीट, एक्सप्रेसली एग्रीड नहीं होगा, तो वो जस्ट प्रमोशनल डिस्काउंट है, पर वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक्सप्रेसली एग्रीड नहीं है, इंसेंटिव है प्रमोशन के लिए, ईयर एंड डिस्काउंट वगैरह. लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रमोशन एक्टिविटी के लिए मैन्युफैक्चर डीलर को पैसा मिल रहा है, डीलर को स्पेसिफिक पैसा मिल रहा है, तो वो माना जाएगा कि डीलर ने सर्विस दी. किसको दी? मैन्युफैक्चरर को दी. तो देखो यहाँ पे ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है. तो थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? डीलर कैरिड आउट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कैंपेन एक्टिविटी परफॉर्म एज पर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन बोला है. या इंस्ट्रक्शन का मतलब वो एक्सप्रेसली अग्रीड है, वो एक्सप्रेसली अग्रीड है, तो ये इंडिपेंडेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाय डीलर माना जाएगा. इंडिपेंडेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाय, क्योंकि एक्सप्रेसली एग्रीड है और डीलर जीएसटी देगा. दूसरा, डीलर परफॉर्म को ब्रांडिंग, एग्जीबिशन एंड प्रमोशनल इवेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड है, उसमें दिया ये कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड है, तो ये भी प्रमोशनल एक्टिविटी का सप्लाई माना जाएगा और डीलर जीएसटी देगा. तो ये केस में जीएसटी कब नहीं आएगा? जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, जस्ट डिस्काउंट है, पर वो डिस्काउंट कोई स्पेसिफिक प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी का नहीं है, तो वो जनरल डिस्काउंट माना जाएगा. और वो जनरल डिस्काउंट के सेक्शन 15(3) के हिसाब से जो अगर तुम्हारी जीएसटी की क्रेडिट नोट होगी तो बेनिफिट मिलेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, एक्सेट्रा. आई होप आपको ये एनालिसिस समझा होगा और ये टेबल समझा होगा. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? डन 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 डन. चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आते हैं. इसमें कोई इस बार ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है. ओके, बहुत ही छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट है. तो पहली बार थैंक्स टू गवर्नमेंट, आईटीसी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए. एक तो इतनी अमेंडमेंट है कि वो इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है कि वो मुझे लगता है इतनी काम की है. तभी बता देता हूँ. आपको याद आ रहा है ब्लॉक क्रेडिट? ब्लॉक क्रेडिट याद आ रहा है? चलिए, तो ब्लॉक क्रेडिट में मैं आपको बता दूं, आपने क्लॉज सी और डी पढ़ा होगा. क्लॉज सी क्या था? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था. और क्लॉज डी क्या था? क्लॉज डी था कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो आपको याद होगा, तो गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी. ओके, यानी प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विस बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी होगी तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा. उसमें प्लांट एंड मशीनरी डिफाइंड था, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन टू ऐड हुआ. अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन टू ऐड क्यों हुआ? जिन्होंने पुराने प्रोविजंस पढ़ी होगी या 1.5 साल पहले पढ़ी होगी, तो मैंने आपको कहा था एक केस लॉ थी, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड. ओके, और यहाँ कोर्ट का एक जजमेंट था, और ये कोर्ट का जजमेंट ये था कि क्लॉज डी में जो वर्ड है वो वर्ड है प्लांट और मशीनरी. ओके, क्लॉज डी में जो वर्ड है वो प्लांट और मशीनरी है, मतलब प्लांट अलग और मशीनरी अलग. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में बिल्डिंग भी आएगी, क्योंकि एक इन्होंने मॉल बांधा था, तो मॉल ओके यहाँ पे बिल्डिंग प्लांट में आएगी, और वो मॉल अगर आप लीज पे देते हो या रेंट पे देते हो, ओके, तो वो प्लांट में कवर होगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, और उस मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो भी गुड्स खरीदे उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा. अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था बेटा? यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फिर वो मॉल बिजनेस के लिए हो या कोई भी हो, ओके, आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. लेकिन एक नया इंटरप्रिटेशन दिया सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड में. इसमें कोर्ट ने कहा कि वो प्लांट और मशीनरी होने की वजह से प्लांट में बिल्डिंग भी आ जाएगी, और बिल्डिंग यानी मॉल, और मॉल का आईटीसी आपको दे दिया जाएगा. अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, लीज के लिए, रेंट के लिए यूज करते हो, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा. ओ भाई साहब, ओके, जब ये कोर्ट का जजमेंट आ गया तो गवर्नमेंट जो है परेशान होगी. गवर्नमेंट ने कहा ये क्या चल रहा है भाई? ओके, किस बात का जजमेंट है ये? हमारा तो इंटेंशन है कि हम बिल्डिंग कोई भी पर्पस के लिए क्रेडिट नहीं देंगे, ये कहां से आ गया? तो इसको ओवररूल करने के लिए एक्सप्लेनेशन 2 लाया गया और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया गया.
और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एनी रेफरेंस टू प्लांट और मशीनरी। ओ भाई, हमने जो पहले और वर्ड यूज किया था, ओके, शुड बी रीड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। वो और नहीं, प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब इसमें बिल्डिंग कवर नहीं